हेलो दोस्तों, आज मैं अपार्दन के दूत जिसमें टॉपिक था नदी, ठीक है, उसका पहला लेक्चर मैं दे चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 है। अपार्दन के दूत में नदी के जल द्वारा अपार्दन किया जाता है। तो नदी के जल द्वारा अपार्दन, इसका पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा पार्ट 1, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ठीक है। तो देखिए, नदियां 3 अवस्थाओं से गुजरती है। कौन कौन अवस्था? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और एक लास्ट में फाइनली होता है उसका वृद्धावस्था। जिस तरह से मनुष्य का होता है शैशवावस्था, फिर वो भी बाल्यावस्था में पहुंचता है, फिर प्रौढ़ावस्था और उसके बाद फिर वृद्धावस्था, फिर मर जाता है। तो उसी तरह से ये नदियां भी होती है कि बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, जहां पे उसका क्या होता है कि विलुप्त हो जाता है वो नदी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक और है पॉइंट, नदियां 3 तरह के कार्य करती है। नदियां जो है 3 तरह के कार्य करती है। वो करती है एक अपर्दन तो करती ही है, जिसको इरोजन बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वो परिवहन भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन, और निक्षेपण भी करती है, फाइनली वो डिपोजिशन करती है, ठीक है। तो देखिए इस फिगर का आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से देखिएगा। देखिए नदियां जब निकलती है कोई भी हिमनद से या पहाड़ी इलाकों से निकल रही है, ठीक है, या कहीं से भी, तो क्या होता है, नदियां निकलती है तो पतली धाराओं के साथ में निकलती है। और वो क्या करती है कि ज्यादातर मिट्टी या फिर जो भी चीजें हैं ज्यादातर अपर्दन करती है। अपर्दन का मतलब कि कटाव करता है, ठीक है। तो मिट्टियां जितना ऊपर से आएगा, बेग से आएगा, तो क्या करेगा, कटाव ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे कटाव, जब नदियां पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में जैसे ही आती है तो क्या होता है, नदी का जो स्तर होता है वो समतल हो जाता है। नदी द्वारा जो काट कर लाया गया है मलबा वगैरह, पेड़ वगैरह या फिर घास या फिर जो भी चीजें हैं, या मिट्टी का कटाव या चट्टान वगैरह, जितने भी कटे हुए जो जितने भी मलबा है, वो क्या करते हैं कि मैदानी भाग में आ जाते हैं। और वो क्या करते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में वो क्या परिवहन का काम करते हैं। मतलब कि जब समतल आ जाएगा तो क्या करेगा, कटाव तो होगा नहीं उतना, तो वो क्या करेगा, परिवहन, मतलब कि ढो के ले जाएगा सिर्फ, ठीक है, बहा कर ले जाएगा, बहा कर ले जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि प्रौढ़ावस्था में नदियां क्या करती है, परिवहन करती है। बाल्यावस्था में क्या करेगी, अपर्दन करेगी। जब नदियां वृद्धावस्था में पहुंचती है तो क्या करती है, फाइनली निक्षेपण करती है, ठीक है, डिपोजिशन, मतलब कि जहीं के तहीं फैला देती है, ठीक है, वेस्ट कर देती है। जैसे नदियां डेल्टा बनाती है तो क्या होगा, वो क्या क्या निक्षेपण कर दिया वृद्धावस्था में। तो यह होती है बाल्यावस्था में अपर्दन, प्रौढ़ावस्था में परिवहन, और वृद्धावस्था में नदियां क्या करती है कि निक्षेपण करती है, ठीक है, फाइनली वो नदी खत्म हो जाती है। तो देखिए अपर्दन किसको बोलते हैं, अपर्दन किसे बोलते हैं, अपर्दन किसे बोलते हैं देख लेते हैं हम लोग। भौतिक, रासायनिक या जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जब मूल चट्टान, भौतिक, रासायनिक या जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जब मूल चट्टान अपने स्थान से कट कर अलग, मतलब कि कट छट कर अलग हो जाता है, ठीक है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। जैसे भौतिक क्रिया या फिर रासायनिक या फिर जैविक क्रिया के द्वारा क्या होता है, मूल चट्टान जो रहता है, ओरिजिनल जो रहता है, वो अपने स्थान से कट छट कर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो जो क्रिया हुआ, अलग होने की क्रिया जब कहलाई, जैसे सपोज कीजिए कि ये बहुत बड़ा चट्टान है, तो इस पे भौतिक क्रिया या फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या हुआ, इतना बड़ा भाग ये कट के इधर आ गया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो क्या होता है, पहले तो इतना बड़ा भाग था, चट्टान था, अब ये छोटे मोटे चट्टान में टूट कर मतलब कि अलग हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जो जिस क्रिया के द्वारा ये बाहर मतलब कि अलग हुआ छोटे छोटे चट्टान, उस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सपोज कीजिए कि ये बड़ा एक चट्टान है, ठीक है, बड़ा चट्टान में से क्या होगा, छोटे छोटे चट्टान काट छाट कर क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। वो किस कारण होता है, तो भौतिक कारण भी हो सकता है, रासायनिक कारण भी हो सकता है, और जैविक कारण भी हो सकता है। तो उसके कारण, अब जिस क्रिया के द्वारा यह अपर्दन, मतलब कि जिस क्रिया के द्वारा ये छोटे छोटे चट्टान अलग हुए, वो क्रिया को ही हम लोग अपर्दन बोल देते हैं, ठीक है।
तो आइए देखते हैं अपरदन का जो भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया, ज्यादातर तो भौतिक और रासायनिक क्रिया से ही अपरदन करती है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है भौतिक क्रियाएं और रासायनिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए नंबर में है भौतिक क्रिया या फिर भौतिक अपरदन बोलते हैं। ठीक है, जैसे 3 ठो अपरदन था, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपरदन। भौतिक अपरदन, देखिए जब भौतिक क्रिया के फलस्वरूप मूल चट्टानें अलग हो जाते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक अपरदन। ठीक है, भौतिक क्रिया के फलस्वरूप जब मूल चट्टानें क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यह भौतिक अपरदन कर रहा है। जैसे देख लीजिए, भौतिक अपरदन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए यहाँ पे पहला होता है अपघर्षण, दूसरा सन्निघर्षण और तीसरा होता है जलगति क्रिया। ठीक है, तो अपघर्षण कैसे बोलेंगे कि अपघर्षण होता है? तो कह रहा है कि यहाँ पे नदियां अपने द्वारा लाई गई मलबा के प्रहार से, नदियां अपने द्वारा लाई गई मलबा के प्रहार से जो अपरदन का कार्य करती है उसे अपघर्षण कहते हैं। ठीक है, तो नदियां अपने द्वारा लाई गई मलबा, इसका मतलब कि ये सपोज कीजिए कि ये नदी है, तो अपने द्वारा जो मलबा है, सपोज कीजिए कि इतना बड़ा ये बांस का खुंभा है या फिर कुछ भी है, तो ये मलबा ये सब जितना भी है या छोटे मोटे, तो ये क्या करता है? अपने द्वारा, यहाँ पे बोल रहा है कि नदियां अपने द्वारा लाई गई मलबा के प्रहार से जो अपरदन का कार्य करती है। इसका मतलब ये जब बांस का खुंभा ये सब जाएगा तो ये आगे बढ़ के क्या होगा कि इस मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे कर देगा, अपरदन कर देगा, मतलब कि ये काट देगा। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा, स्पीड रहेगा, लगेगा तो क्या होगा? ये मिट्टी कट जाएगा। तो यही जो कह रहा है कि ये क्या कह रहा है? ये अपघर्षण होता है। अपघर्षण में यही बोल रहा है कि नदियां अपने द्वारा लाई गई मलबा के प्रहार से जो अपरदन का कार्य करती है वही होता है अपघर्षण। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? अपघर्षण का कार्य कर रहा है। कौन? तो ये बांस ये सब जो है ये अपघर्षण का कार्य कर रहा है। उसके बाद फिर नदी का पानी ऐसे फिर बह जाता है। ठीक है, तो ये अपघर्षण हो जाएगा। अपघर्षण का कार्य ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सन्निघर्षण, पहला तो हो गया। सेकंड नंबर है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण क्या होता है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मलबा, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मलबा जब आपस में रगड़ यानी कि घर्षण करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सन्निघर्षण। जैसे नदियों द्वारा लाई गई मलबा अपने में घर्षण करता है। ये तो कह रहा था कि ये इसका मतलब कोष्ठ को, मतलब किनारा को ये रगड़ कर रहा है, अपरदन कर रहा है, तब ये हो जाएगा अपघर्षण। लेकिन अपने में ही क्या कर रहा है? घर्षण कर रहा है या रगड़ कर रहा है। जैसे बालू देखते हैं आप लोग, तो बालू क्या करता है? अपने में ही क्या कर रहा है? मतलब कि घर्षण कर रहा है। तो क्या कर रहा है? सन्निघर्षण कर रहा है। ठीक है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? सन्निघर्षण क्रिया बोलते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा बालू। तीसरा नंबर है जलगति क्रिया। अब जलगति क्रिया यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि जो बिना किसी मलबा की सहायता से जब नदियां अपरदन का कार्य करती है, मतलब कि डायरेक्ट ही बोल रहा है कि जल गति क्रिया, जल की गति के कारण जो भी क्रिया है, मतलब कि उसको द्वारा अपरदन होता है वही हो जाता है जल गति क्रिया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए अपघर्षण, सन्निघर्षण और जल गति क्रिया, ये सब तीनों जो है भौतिक अपरदन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अपरदन या फिर इसी में आता है घुलन क्रिया। ठीक है, रासायनिक अपरदन या फिर घुलन क्रिया, जब नदी जल चट्टानों के घुलनशील पदार्थों को घुलाकर अलग कर दे तो इस क्रिया को घुलन क्रिया फिर रासायनिक क्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई चट्टान है, तो बड़ा सा चट्टान है, तो बड़ा सा चट्टान को ये छोटा छोटा चट्टानों में क्या कर रहा है? अलग कर दे रहा है। ठीक है, तो अलग कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो बालू टाइप का जो कण होता है उस टाइप का अलग कर दे रहा है। इसका मतलब कि चट्टानों से छोटा छोटा कण मतलब कि अलग कर दे रहा है घुलाकर, तो वो क्या हो गया? रासायनिक क्रिया हो गया, फिर घुलन क्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट है नदियां 4 तरह की अपरदन करती है। नदियां कितने तरह की? 4 तरह की अपरदन करती है। आप लोग देख लिए। और देखिए सी नंबर जो था भौतिक, ये तो हो गया भौतिक अपरदन और रासायनिक अपरदन, आप लोग देख लिए। और एक सी नंबर था जैविक अपरदन, वो ज्यादा कोई खास नहीं है। उसमें क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे जब मान के चलिए कि कोई पत्थर पे उग गया तो क्या करता है कि उसकी जड़ें क्या होता है कि उस
कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद क्या करता है, उस चट्टान को अलग कर देता है। उसकी जड़ें जो होती है अंदर तक जाती है और चट्टान को अलग कर देती है, तो वही हो जाती है जैविक अपरदन होता है। ठीक है, तो वह ज्यादा खास नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट है, नदियां 4 तरह की अपरदन करती है। कौन कौन करती है? 3 तो हम लोग देख लिए और एक ये घुलन क्रिया। तो अपघर्षण करती है नदियां 4 तरह की अपरदन में, अपघर्षण, शनि घर्षण, जलगति क्रिया और एक घुलन क्रिया करती है। ठीक है, अब देखिए अपरदन का एक थोड़ा सा इमेज टाइप का देख लीजिए। अपरदन, अपरदन को 3 पार्ट में बांट सकते हैं हम लोग, भौतिक अपरदन, रासायनिक अपरदन और जैविक अपरदन। ठीक है, तो भौतिक अपरदन में आप लोग देखें ये 3 ठो है, अपघर्षण, शनि घर्षण और जलगति क्रिया। ठीक है, और रासायनिक अपरदन में एक घुलन क्रिया आता है और जैविक अपरदन में तो आप लोग को एग्जाम्पल दिए ही। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अपरदनात्मक स्थलाकृतियां पढ़ेंगे, नदियों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, पहला है भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी जिसमें कह सकते हैं एक होता है गॉर्ज या फिर खड बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है एक कैनियन। ठीक है, दूसरा नंबर है जलप्रपात। जलप्रपात का निर्माण भी अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्षिप्रिका होता है और चौथा जलगर्तिका, पांचवा होता है नदी सोपान या फिर नदी वेदिका बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये पांच जो है स्थलाकृतियां दिख रहा है आप लोग को, तो ये सब होती है नदियों के द्वारा निर्मित होता है, वो भी अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला है भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी, इसका निर्माण नदियों के अपरदनात्मक क्रिया बाल्यावस्था में जनरली होता है, वो भी पर्वतीय क्षेत्रों में खास करके होता है। अब क्यों होता है पर्वतीय क्षेत्रों में? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल अधिक होता है, मतलब ढाल अधिक होगा, फलतः क्या होगा, नदी का वेग अधिक होगा। तो नदी का वेग अधिक होने के कारण क्या होता है, नदियों में तली अपरदन तथा शीर्ष अपरदन अधिक होता है। अब जैसे नदियां ऊपर से आई, सपोज कीजिए, तो क्या होता है कि ऊपर से आई और फिर ऐसे जब मुड़ेगी तो क्या होगा, इधर जो होगा पहाड़ी इलाकों से जब नीचे गिरेगी नदियां तो क्या होगा कि अपरदन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये पानी का जो वेग है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि तली अपरदन करता है, मतलब कि नीचे का, जैसे फिगर में देख सकते हैं आप लोग कि ये सपोज कीजिए कि पहाड़ी है या फिर ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नदी उधर से आ रही है और क्या कर रही है कि भी आकार की घाटी का निर्माण कर रही है। ठीक है, ये नदी है और यही भी आकार की घाटी का निर्माण कर रही है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों से आ रही है, इसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ढलान ज्यादा है, जब ढलाव ज्यादा रहेगा तो वेग ज्यादा होगा, और जिसके कारण क्या होगा, ये तली मतलब कि नीचे की ओर क्या करेगा, अपरदन करता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि भी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अपरदनात्मक क्रिया बाल्यावस्था में पहाड़ियों इलाके में खास करके ज्यादातर होता है। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि तली का अपरदन करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। जैसे सिंधु नदी, एक उसका जो सिंधु घाटी जो है, सिंधु गौड़ जिसको बोल सकते हैं, उसका भी वही यही कारण से हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग गौर्ज में पढ़ेंगे। तो ये थी आप लोग को भी आकार की घाटी। अब हम लोग आते हैं भी आकार की घाटी का 2 पार्ट, गॉर्ज और यहाँ पे कैनियन। तो देखते हैं गॉर्ज। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है भी आकार की घाटी का पहला जो पार्ट है, इसको बोल सकते हैं कि गॉर्ज या खड। ठीक है, तो गॉर्ज किसको बोलते हैं? भी आकार की घाटी में नदियों के द्वारा, भी आकार की घाटी में नदियों के द्वारा और तीव्र अपरदन के फलस्वरूप घाटी का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गॉर्ज बोलते हैं। जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये भी आकार की घाटी ऐसे ही था। ठीक है, तो इसमें क्या था, अपरदन तो हो रहा था नदियों का, लेकिन जहां पे ढाल और ज्यादा तीव्र होता है तो वहां पे क्या करता है कि अपरदन और ज्यादा स्पीड में करता है नीचे की ओर। ठीक है, जब नीचे की ओर अपरदन करेगा तो क्या होगा, और नीचे चला जाएगा वो। ठीक है, नदी, तो उस समय गॉर्ज का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं यहाँ पे गॉर्ज की दीवारें काफी खड़ी होती है। जैसे यहाँ आप लोग भी आकार की घाटी में देखे अभी कि वो थोड़ा सा मतलब कि इस टाइप का रहेगा। ठीक है,
और इसकी गॉर्ज की जो दीवारें रहेंगी वो क्या रहेंगी, एकदम खड़ा, ज्यादा खड़ा रहता है, ठीक है। बहुत खतरनाक देखने में लगता है, ज्यादा काफी खड़ी होती है, ठीक है। गॉर्ज की दीवारें काफी खड़ी होती है गॉर्ज की दीवारें काफी खड़ी होती है। विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज आप लोग को पता है, सिंधु गॉर्ज, जो कि 5200 मीटर है, गहरे, ज्यादा गहराई है उसका, जो कि कश्मीर में है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज सिंधु गॉर्ज 5200 मीटर गहरा है, ठीक है। अब नर्मदा नदी है, जो कि जबलपुर में भेड़ा घाट के पास में, वो भी क्या करता है, एक गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कैनियन की ओर, ठीक है। जब गॉर्ज की दीवारें टूट जाते हैं और वह महाखंड में बदल जाता है तो वह खतरनाक हो जाता है, या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि गॉर्ज के बड़े रूप को कैनियन कहते हैं। अब देखिए क्या बोल दिया यहाँ पे, कह रहे हैं कि ये जो गॉर्ज है, तो ये जब खड़ी दीवारें हैं, जब ज्यादा खड़ी होंगी, ऐसे जब चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, फाइनली क्या होगा कि इसकी दीवारें जो है ज्यादा गड्ढा हो जाएगा। तो देखते हैं, सपोज कीजिए कि और ये नीचे आ गया, तो क्या होगा कि इसकी दीवारें जैसे है, यहां से टूट गया, अभी इस टाइप का बन गया, और इधर से भी टूट के इस टाइप का बन गया। तो ये क्या हो गया, ज्यादा खतरनाक हो गया ना, क्योंकि जो इसके गॉर्ज की जो दीवारें हैं वो क्या हो गया, टूट गया। ज्यादा नीचे तक जाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं, आप लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जब ज्यादा कोई गहरा चल जाता है तो अगल बगल की जो दीवारें रहती है वो टूट जाती है। जब दीवारें टूट जाती है तो वह एक महाखंड, मतलब कि बहुत डेंजर स्थल का मतलब कि रूप ले लेता है, इसीलिए उसको हम लोग कैनियन बोलते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन जो है ग्रैंड कैनियन है, कहाँ है, यूएसए में है, वो भी कोलोराडो नदी पे है। यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है, ठीक है। ग्रैंड कैनियन में ही डेथ वैली है, जो कि विश्व का सबसे गर्म स्थल है, डेथ वैली। डेथ वैली का मतलब मृत घाटी, आप लोग ध्यान में रखिएगा, मृत सागर नहीं बल्कि मृत घाटी है ये। तो विश्व की सबसे गर्म स्थल डेथ वैली को बोला जाता है, जो कि कहाँ है, यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में, ठीक है। वो भी ग्रैंड कैनियन में ही है, समझे। और इसी को बोल सकते हैं ग्रैंड जो डेथ वैली है वो उत्तरी अमेरिका के क्या है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये इतना समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर है जलप्रपात, वाटरफॉल, ठीक है। जलप्रपात कहाँ बनते हैं और किससे बनते हैं, तो नदी द्वारा निर्मित पर्वतनात्मक स्थलाकृति है ये, और ये पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के ऊपर स्थित हो और जल का प्रवाह हो रहा हो तो जलप्रपात की उत्पत्ति होती है। ये कह रहा है कि सपोज कीजिए कि ये क्या है, चट्टान है, ये कठोर चट्टाने हैं जो ऐसे ऐसे किया गया है पैरेलल लाइन, और ये जो डॉट डॉट है ये मुलायम चट्टाने हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में, ये पर्वत के क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में इसके ऊपर से, कठोर और मुलायम चट्टानों के ऊपर से क्या हो रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। और जल का प्रवाह होता है तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर है, मुलायम और कठोर एक दूसरे के ऊपर है, तो जल का प्रवाह हो रहा है, इसी से क्या होता है कि वाटरफॉल का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखते हैं, नदी जल कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को अधिक प्रदान करती है, जाहिर सी बात है। और जब उससे होकर जल प्रवाहित होते हैं तो ऊपर से नीचे जल को गिरने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, यहां से जल की प्रवाह हो रही है, यह पहाड़ी इलाका था, ये कठोर है, क्या है, ये कठोर है, और ये क्या है, मुलायम है। तो कठोर और मुलायम, कठोर मुलायम, कठोर मुलायम और कठोर, तो इस तरह की जो पहाड़ी इलाकों में चट्टाने हैं, अब यहां से वाटर की क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, मतलब कि जल का प्रवाह हो रहा है। जल का प्रवाह अब यहाँ पे आया, कठोर यहाँ पे तो अपर्दन करेंगे नहीं ज्यादा, तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरेगा, जब हजारों साल से क्या होता है कि ये झरने, ये पानी जो है गिर रहा है, तो क्या करता है कि जो कमजोर
जैसे मुलायम चट्टाने जो रही उसको ज्यादा कट करता है, मतलब कि पानी जो है उसको ज्यादा अपर्दन करता है, और कठोर चट्टान को क्या करता है कि अपर्दन कम करता है, जिसकी तुलना में फिगर कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, मुलायम चट्टान को अधिक काटा, कठोर को कम काटा, फिर मुलायम को अधिक काटा, फिर कठोर को कम काटा, और ये ऊपर से नीचे की दिशा में गिर रहा है। ठीक है, अभी इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग कि जल प्रपात है वो। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि नदी जल कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को अधिक अपर्दन करती है, और जब उससे होकर जल प्रवाहित होती है तो ऊपर से नीचे जल को गिरने की क्रिया को ही जल प्रपात बोलते हैं। अब ऊपर से नीचे ही तो आ रहा है, ऊपर थोड़े न जाएगा, तो क्या हो रहा है, ये नीचे गिर रहा है। अब यही हो जाएगा आप लोग का जल प्रपात। अब देखिए जल प्रपात, कुछ प्रमुख जल प्रपात हैं जो कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची जल प्रपात कौन है, तो एंजिल जल प्रपात है, जो कि वेनेजुएला में है, और ये निकी नदी की सहायक नदी है। एक नदी जो है उसका कैरोकी नाम है। तो विश्व की सबसे ऊंची जल प्रपात एंजिल जल प्रपात वेनेजुएला, और निकी नदी की सहायक नदी कैरोकी नदी से निर्मित है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात नियाग्रा जल प्रपात, जानते हैं हम लोग। कौन सी नदी द्वारा निर्मित है, तो सेंट लॉरेंस नदी द्वारा है। अब भारत की पूछ लीजिए कि भारत की सबसे ऊंची जल प्रपात कौन है, तो योग गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जल प्रपात बोल सकते हैं, शरावती नदी पे है। अब देखिए कैंपटी फॉल मतलब कि कैंपटी जल प्रपात जो है मंसूरी में है। कहाँ है, मंसूरी में। फिर है धुआंधार जल प्रपात, नर्मदा नदी पर है, जो कि जबलपुर, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है, जो कि जबलपुर में है। ठीक है, हिरनी जल प्रपात खूंटी झारखंड, प्रसिद्ध जल प्रपात है ये। और एक दासम फॉल है जो कि झारखंड में ही है। और बिहार में जो सबसे प्रसिद्ध जल प्रपात है वो है ककोला जल प्रपात। ठीक है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे गर्मी के दिनों में ककोला जल प्रपात घूमने के लिए। ठीक है, और भी चीजें हैं दोस्तों, ये सेकंड नंबर पॉइंट था। अभी और चीजें हैं, अगर और चीजें बताने लगा तो वीडियो क्या होगा, बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए टॉप 10 क्वेश्चन लास्ट में, उसके बाद फिर अगले वीडियो में और भी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फाइनली टॉप 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए पहला, विश्व में सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा रेखा वाला देश, तो विश्व में सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा रेखा वाला देश, तो यह कनाडा है। क्या है, कनाडा। कहता है दूसरा, वह देश जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों से मिलती है, तो ये रसिया है, रूस बोल सकते हैं इसको। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आप लोग भी जान रहे होंगे, चाइना। यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन है, यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा निर्धारित करने वाली नदी का नाम क्या है, रायो ग्रांडो नदी, रायो ग्रांडो नदी। ठीक है, ये जो है यूएसए और मैक्सिको का सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, वो दोनों के बीच का। पश्चिमा तस्मानिया और विक्टोरिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तस्मानिया और विक्टोरिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो ये दोनों कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास में है। तो ये बास स्ट्रेट इसको बोलते हैं, या बास जल संधि बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर, ये जो है स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूस। ठीक है, और सर्वाधिक देशों से सीमा भी निर्धारित रूस ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएसए का 50वां राज्य कौन सा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए क्या आंसर है इसका। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।